अच्छा, अब पेट जो है उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। हमें पता है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस पेट, एंड वी नो कि इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। तो मेन डिफरेंस जो है, अगर हम इसके नेम को ही देखें सबसे पहले, तो पेट का मतलब क्या है? पी फॉर पॉजिट्रॉन, ई फॉर इमिशन एंड टी फॉर टोमोग्राफी। तो पॉजिट्रॉन, आप ऐसे पॉजिट्रॉन इमिटर्स यूज कर रहे हैं, ऐसे रेडियो ट्रेसर्स यूज कर रहे हैं जो कि पॉजिट्रॉन इमिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इमिशन मतलब आप ऐसा ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस को यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर को यूज कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूस रेडिएशन इमिट कर रहे हैं आपके पास। प्लस टोमोग्राफी, आप ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं जिससे आप जो है वो वाइल एक्वायरिंग योर डेटा आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। सो दिस इज व्हाट पेट मीन्स। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है वो दो मोडेलिटीज को कंपेयर किया गया है, एमआरआई एंड पेट, जो कि हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मोडेलिटीज हैं। आपको जो है वो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देती हैं। अब अगर आप एमआरआई को देखें तो एमआरआई, आप इसके यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये आपको एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन देता है। बट अगर हम पेट को देखें तो वो एक्सेप्शनली आपको जो है वो इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, द फंक्शंस ऑफ द टिश्यू एंड आल्सो द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो जहाँ पर भी आपके पास बॉडी फंक्शंस आ जाते हैं, टिश्यू फंक्शंस आ जाते हैं, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म आ जाते हैं, वहाँ पर आपके पास पेट जो है एक्सेप्शनली हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक स्टडी। लेकिन एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि इट कैन नॉट गिव अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनाटमी, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है वो हमने देखने हैं कुछ स्टेप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पास पेट के अंदर। अच्छा, अब आपके पास एक पूरा फ्लो चार्ट है कि कौन कौन से स्टेप्स है जिनके थ्रू आप पेट इमेजिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि हम पॉजिट्रॉन इमिटर्स यूज कर रहे हैं जिनकी हाफ लाइफ थोड़ी है। पॉजिट्रॉन इमिटर्स कौन कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज FTG18, व्हिच इज फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। तो वो जब आप लोगों ने एक तो ये कि जब आप ये चूज कर रहे होते हैं पॉजिट्रॉन इमिटर्स अपने रेडियो ट्रेसर्स, तो आपने ये देखना होता है कि इनकी हाफ लाइफ जो है इतनी हो कि हम ये जितने हमारे स्टेप्स हैं हम वो सारे के सारे कंप्लीट कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें कि कार्बन की या ऑक्सीजन की, इनकी अगर हाफ लाइफ इनकी बहुत थोड़ी होती है, 20 मिनट्स की अगर इनकी हाफ लाइफ है, तो आप किस तरह से ये सारे स्टेप्स इन 20 मिनट्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं? ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। So the FTG is radio tracer of choice in PET imaging, because इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 110 मिनट्स होती हैं। आप इसको 109.8 मिनट्स कह दें। तो आपके पास 110 मिनट्स का जब एक टाइम पीरियड है, तो उसके अंदर अंदर आप ये सारे स्टेप जो है अपने परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास है कि आपने अपने पॉजिट्रॉन इमिटर्स की प्रोडक्शन किस तरह से करनी है। ये आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यू ऑल आर ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स। आपको पता है कि डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। मोस्ट कॉमनली यूज वाज जनरेटर। जो आपके पास जनरेटर है मॉलिक्यूलर टेक्नीशियन के लिए, उसके अंदर से हम इजीली एल्यूट करके अपना टेक्नीशियन जो था वो प्रोड्यूस करवा रहे थे। लेकिन जब आपने पेट के ऊपर आना है तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंस है इसकी प्रोडक्शन का, ठीक है। इसके अंदर आप साइक्लोट्रॉन के थ्रू प्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने मीटर। अब करवाते किस तरह से हैं कि सबसे पहले आपने अनस्टेबल न्यूक्लियर अपने आप चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने कार्बन चूज कर लिया है कि कार्बन जो है वो मैंने लेना है और इसको मैंने अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, इसको मैंने एज जो है वो पॉजिट्रॉन इमिटर यूज करना है अपनी पेट इमेजिंग के अंदर। अब आपने उसको स्ट्राइक करवाना है विद फोटोन बी। अब आप उसको जब उससे स्ट्राइक करवाएंगे, वो वार्ड करवाएंगे, तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट आपको अपनी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी। तो एक दफा जब साइक्लोट्रॉन ने आपका मीटर प्रोड्यूस करवा दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप इस तरह से हम लोग अपने रूटीन की गैमा कैमरा इमेजिंग में हम लोग परफॉर्म करते थे कि नेक्स्ट स्टेप आपके पास होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल। तो इसी तरह से इसके अंदर भी आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्यूसी का है। तो क्यूसी के लिए आपने आपने जो है वो अपनी सारी क्लियरेंस करवानी है कि यस इट इज क्लियर ना एंड वी कैन एडमिनिस्ट्रेट इनटू द पेशेंट। फिर इसके बाद क्यूसी परफॉर्म करवाने के बाद आपके पास थर्ड मेन स्टेप आता है विच इज द रेडियो ट्रेसर इंजेक्शन। अब ट्रेसर इंजेक्शन जब आपने कर ली है तो यू विल डेफिनेटली गिव सम टाइम टू द पेशेंट के ये जो रेडियो ट्रेसर है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बॉडी के अंदर।
अब जहाँ पर सेम फिनोमेना है, वैसे भी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास टेक्नीशियन की हो रही थी या किसी और रेडियोन्यूक्लाइड की हो रही थी, इसी तरह से पेट के अंदर आपके पास पॉजिटिव और एमिटर भी इसी तरह, जो FTG18 है वो भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जहाँ पर आप नॉर्मेलिटी ज्यादा नजर आएगी वहां पर आप देखेंगे कि अपटेक भी हाई है। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है मेन पेट की, तो आपके पास कहाँ है, हेड एंड नेक के ट्यूमर्स में, एब्डोमेन के ट्यूमर्स में, फिर इसके अलावा इसकी बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो ब्रेन इमेजिंग के अंदर है। ठीक है, जहाँ पर आपने ब्रेन फंक्शन देखना है वहां पर पेट जो है वो हाईली रिकमेंडेड एप्लीकेशन। अच्छा, जब आपने रेडियो ट्रेसर एडमिनिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आपने पेशेंट को आफ्टर सम वेट आपने उसको बुलाया है और आपने पेशेंट को लिटाया है फॉर डाटा एक्विजिशन, तो यहाँ पर जो मेन मैकेनिज्म होता है वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। लेकिन अभी आप ये याद रखें कि आपके पास जो है वो थर्ड मेन स्टेप, फोर्थ मेन स्टेप जो है वो ट्रेसर इंजेक्शन के बाद जो है वो आपके पास डाटा एक्विजिशन। अब जैसे जैसे आपके पास जो है वो डाटा एक्वायर होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास आपकी डिस्प्ले के ऊपर इमेज फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये इमेज फॉर्मेशन हो किस तरह से रही है, पीछे का क्या मैकेनिज्म है कि एक पेशेंट से सिग्नल्स आ रहे हैं और आपकी जो पेट का इंस्ट्रूमेंट है वो उनको डिटेक्ट कर रहा है और डिटेक्ट करके आपकी इमेज को फॉर्म कर रहा है, वो हमने समझना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है इमेज की रिकंस्ट्रक्शन का। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये है कि जो पेट इमेजिंग है इट्स बेसिकली क्वांटिटेटिव असेसमेंट। ठीक है, आपको आपको चीजें क्वांटिफाई करके बताता है। तो किस तरह से बताएगा कि आपने टाइम डेटा कर्व्स ड्रॉ करने होते हैं, आप जो है वो अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसके बाद जो है वो आप क्वांटिफाई करते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बोन का बताया हुआ है, तो इसके अंदर आप देखेंगे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं आपके पास। ठीक है, विच इंक्लूड्स रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ये आपको सारी जो है क्वांटिफाई करके सारा आपको जो पेट है वो बताता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट चीज आती है कि आपने इमेज की एक्विजिशन कैसे करनी है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने पेशेंट के अंदर रेडियो ट्रेसर जो है वो इंजेक्ट कर दिया। अब पेशेंट को जब आपने लिटाया है तो उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है कि एनाइलेशन का प्रोसीजर आपको अच्छी तरह से पता है। अब ये पॉजिटिव और इमिटर्स हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव और इमिट हुआ। अब पॉजिटिव जब इमिट होगा तो बॉडी में मौजूद जो भी आपके पास टिश्यू में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनके साथ जाके स्ट्राइक करेगा। और जैसे ही इसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके ये जब जैसे ही कोलाइड हुआ है तो आपके पास ये एनाइलेट किए हैं। एनाइलेट किए हैं तो उसके जो है रिजल्ट में आपको दो फोटोन्स जो है वो मिले। ये दो फोटोन्स हैं जो कि आपको 180 डिग्री की डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं विद इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, आपको दो फोटोन्स मिल रहे हैं और ये दोनों के दोनों फोटोन्स जो है वो 180 डिग्री की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, अब जब ये 180 डिग्री की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर ये जाकर कहाँ स्ट्राइक होंगे। अब पहली बात तो ये कि यही आपको जो है वो बेसिकली पेशेंट की बॉडी से जो ये रिलीज हो रहे हैं ये यही आपको सिग्नल्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जाके स्ट्राइक करेंगे विद द डिटेक्टर्स ऑफ योर फैटी इमेजिंग। अब आपने देखा है फैटी इमेजिंग के अंदर आपके पास जो है वो डिटेक्टर्स की अरे होती है प्रॉपरली। दिखाती हूँ। अच्छा, ये आपको नजर आ रही है डिटेक्टर अरे? नहीं मैम, नहीं नजर आ। ये एक्चुअली आगे जा नहीं रहा है, एक मिनट। अच्छा, अब नजर आ रहा है आपको? यस मैम।
अब ये देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनाइलेशन हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिग्नल की लोकलाइजेशन होना शुरू हुई है, यहाँ से सिग्नल आना शुरू हुए हैं, दो फोटॉन्स आपके पास जो है वो रिलीज हुए हैं विद इक्वल एनर्जी एंड विद 180 डिग्री डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक आके स्ट्राइक करेगा, एक आपके पास यहाँ आकर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आपके पास कोइंसाइड होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये कि यहाँ पर अगर आपने डिटेक्टर्स रखे हुए हैं, आपके पास चार डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ये आप अपनी बुक में भी देखिएगा, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास चार डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, और उन चार डिटेक्टर्स में पे जाकर ये जो कोइंसाइड किए हुए फोटॉन्स हैं ये आपके पास जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, आप इसको कोइंसिडेंस कहते हैं। ये जो दोनों निकल रहे हैं और जाके यहाँ पर मौजूद सेम डायरेक्शन में जाके जो है कि आपके उस डिटेक्टर्स पे फॉल कर रहे हैं, आप इसको कोइंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पर समझे, अगर डिटेक्टर 1 है, यहाँ डिटेक्टर 2 है, तो ये दोनों डिटेक्टर्स इन फोटॉन्स को जो है वो इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फर्दर आपके पास क्या होगा कि एक और सिग्नल आएगा और वो समझे इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो और डिटेक्टर्स हैं, डिटेक्टर 3 एंड डिटेक्टर 4, ठीक है। अब ये भी आपके पास कोइंसाइड करने चाहिए और दोनों के दोनों जो है वो डिटेक्टर 3 और 4 के ऊपर जाकर फॉल करने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ही आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको ट्रू कोइंसिडेंस कहते हैं। अगर ये आपके पास यहाँ पर मौजूद डिटेक्टर्स की फील्ड ऑफ व्यू से बाहर जा रहा है, उसके मार्जिन से बाहर जा रहा है, तो आप उसको ट्रू कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टर डिटेक्टर के ऊपर ही फॉल करने चाहिए जाकर, ठीक। आप सेम डायरेक्शन के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जो है वो सेम सीक्वेंस के साथ आप दो डिटेक्टर्स लगवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो भी कोइंसिडेंस होगी वो इन दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली आकर स्ट्राइक करे, तो फिर आपके पास वो दोनों डिटेक्टर्स इनको जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं आ रहे, उनके ऊपर फॉल नहीं कर रहे प्रॉपरली आके, तो आप उसको ट्रू कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। फिर इसके बाद इन सिग्नल्स को फर्दर जो है वो वैल्यूएट करने के लिए आपके पास कोइंसिडेंस सर्किट मौजूद होते हैं, ठीक है। दो सर्किट्स हैं आपके पास, एक सर्किट आपके पास समझे डिटेक्टर 1 एंड 2 के लिए है और दूसरा आपके पास डिटेक्टर जो है वो डिटेक्टर 3 एंड 4 के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास सारा फिनोमिना चल रहा होता है कि किस तरह से आपके पास जो है वो सारा प्रोसेस हो रहा है, सिग्नल पेशेंट की बॉडी से आ रहे हैं और आके फर्दर जो है वो आपके पास डिटेक्टर्स पे फॉल कर रहे हैं और फिर इसके बाद डिटेक्टर्स जो है वहां से इंफॉर्मेशन आपके पास कोइंसिडेंस सर्किट में जा रही है और इसके बाद आपके पास जो है वो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है जो कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आपके पास और कौन कौन सी कोइंसिडेंस इंटरेक्शन हो सकती हैं। तो एक तो आप जो एक मेन चीज है वो आप उसको कहते हैं कि ये ट्रू कोइंसिडेंस जो कि मैंने अभी आपको बताई है, वो आपके पास ट्रू कोइंसिडेंस, ठीक है, जो कि डिटेक्टर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 के ऊपर आकर फॉल कर रही है, ठीक है। इनको आप ट्रू कोइंसिडेंस कहेंगे। फिर इनको इनको फर्दर जो है वो एवेलुएट करने के लिए आपके पास कोइंसिडेंस सर्किट है, सर्किट 1 फॉर डिटेक्टर 1 एंड 2 एंड कोइंसिडेंस सर्किट 2 फॉर डिटेक्टर 3 एंड 4। तो ये आपके पास ट्रू कोइंसिडेंसेस होगी। अब आपके पास जो है वो एक्सीडेंटल कोइंसिडेंसेस हैं, ठीक है, मतलब कि एनाइलेशन आपके पास हुई है लेकिन वो आपके पास जो है वो ट्रू कोइंसिडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकी, तो वो जाकर आउट ऑफ समझ ले के फील्ड ऑफ व्यू से आपके पास जाके वो स्ट्राइक कर गई और उनकी वजह से जो है वो आपके पास कोई उसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। आप उसको ट्रू कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे, आप उसको एक्सीडेंटल कोइंसिडेंस कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर साइमल्टेनियसली आपके पास दो ऑपोजिट लोकेशन से, ठीक है, साइमल्टेनियसली दो ऑपोजिट लोकेशन से आपके पास अगर एक्सीडेंटल कोइंसिडेंसेस हो रही हैं, तो हो सकता है वो साइमल्टेनियसली डायरेक्शन 3 या 4 के ऊपर जाकर फॉल कर, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर आपका जो कोइंसिडेंस सर्किट 2 है वो उनको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपके पास ट्रू इवेंट्स नहीं है, ये ट्रू इवेंट्स नहीं है। अच्छा, अब इनको आप किस तरह से कम कर सकते हैं, ये मेन चीज़ है। आप इसको कर सकते हैं कि या तो आप जो क्या उसको कहते हैं रेजोल्यूशन टाइम है आपके पास कोइंसिडेंस का, जो आपके पास रेजोल्यूशन का टाइम है आप उसको कम से कम रखें, या फिर जो आपके पास आपकी रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का एरिया है आप उसको सब जो है वो स्मॉलर से स्मॉलर रखें। ये दो आपके पास मेथड है जिनके थ्रू आप एक्सीडेंटल कोइंसिडेंसेस को जो है वो कम कर सकते हैं।
फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि आप ये कर सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा चेंज है, आप पैरेलली दो और डिटेक्टर्स लगा दें। ठीक है, दो और डिटेक्टर्स लगाने से ये जो हमारे पास कोइंसिडेंसेस हैं ये डिटेक्ट हो जाएंगी, प्लस आपके पास जो आउटपुट का टाइम है वो भी आपके पास जो है वो उसमें जो है वो ज़्यादा डिले नहीं आएगा, और आपके पास आपकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, अब सेंसिटिविटी की मैंने बात की है तो वो भी जरा हम देख लेते हैं कि वो क्या होती है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने कैमरा कैमरा की रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी की बात की थी, सिमिलरली आपके पास पेट में भी रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी मौजूद होती है। ठीक है, सेंसिटिविटी आपको पता है आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर तो आप अपने डिटेक्टर पेयर जो आपके पास आपने एम्प्लॉय किए हैं, यानी कि 1 and 2 and 3 and 4 एम्प्लॉय जो किए हैं आपने, आप उनका नंबर इंक्रीज कर। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कोइंसिडेंसेस आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिग्नल डिटेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो सेंसिटिविटी है पेड इंस्ट्रूमेंट की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ आपके पास डिटेक्टर 1 and 2 है और 3 and 4 है, आप 1 और 3 को मिला दें, आप 2 and 4 को मिला दें। ठीक है, और इसके लिए अलहदा से कोइंसिडेंस सर्किट रख लें। जैसे आपने डिटेक्टर 1 के लिए सर्किट 1 रखा हुआ है और डिटेक्टर 3 4 के लिए सर्किट 2 रखा हुआ है, तो आप जो है वो दो और सर्किट्स बना लें, 3 and 4 बना लें। ठीक है, तो ऐसे आपके पास जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो आपके पास बाकी की कोइंसिडेंसेस आ रही हैं आपका साइट इंस्ट्रूमेंट उनको भी जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा। फिर आपके पास जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल जैसे हमने देखा था कि सर्कुलेशन कैमरा के जो क्रिस्टल का साइज था उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, इसी तरह यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है ये आपके पास डिटेक्टर की लेंथ और उसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और जो आपके डिटेक्टर की थिकनेस होगी वो आपकी इंट्रिंसिक सेंसिटिविटी को जो है वो डिटरमिन करेगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है वो स्कैटर्ड कोइंसिडेंसेस भी होती हैं, वो जो कि पेशेंट से स्कैटर्ड होकर आ रही हैं, या वो जो कि आपके पास अ, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उससे आपके पास स्कैटर्ड होकर जो है वो कोइंसाइड करी है आपके डिटेक्टर्स के ऊपर। तो ये आपके पास स्कैटर्ड इवेंट्स हैं, ये आप जो है वो अपने डिटेक्टर्स की कंपोजिशन इनकी जो होती है आप बेटर डिटेक्टर्स यूज कर सकते हैं। आजकल जो आ रहे हैं वो एलएसओ या फिर वीडियो डिटेक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि जिनकी जो एनर्जी रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, स्पेशली जो एलएसओ डिटेक्टर्स हैं उनकी रेजोल्यूशन और जो सेंसिटिविटी है वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी है। वरना अदरवाइज आपके पास जो ये स्कैटर्ड इवेंट्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, नॉइस कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो रेजोल्यूशन है वो खराब हो जाएगी। अच्छा, तो ये आपके पास सारा जो था, और जो पेट इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके अंदर आपने चीज़ें याद रखनी हैं कि पेट के अंदर आपके पास क्या है, एक डिटेक्टर रे है। ठीक है, आपके पास डिटेक्टर्स हैं, और आप जैसे जैसे अपने डिटेक्टर्स, पहले पहली बात है कि पहले स्क्वायर में होते थे, फिर उसके बाद हमने सर्कुलर या हेक्सागोनल शेप में इनको अरेंज करना शुरू किया। फिर इसके बाद जो है आप जितने ज़्यादा डिटेक्टर्स इंक्रीज करते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी जो सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। फिर इसके अलावा ये कि आप बहुत ज़्यादा पीएम ट्यूब इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, तो आपके पास 4 ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर जो है जिसमें जो है वो आप अपनी पीएम ट्यूब जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब पीएम ट्यूब का आपको पता है कि वही सेम लॉजिक है कि हर पीएम ट्यूब जो जहाँ पर भी आपके पास लगी हुई है उस एरिया में जहाँ पर भी जो है वो इंटरेक्शन हो रही है उसको लोकलाइज करने के लिए, तो ये पीएम ट्यूब का फंक्शन सेम जो आपके पास इंक्यूबेशन कैमरा के अंदर था वो यहाँ पर भी आपके पास है। अच्छा जी, फिर लास्ट चीज जो है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पेट को हम सिटी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम पेट को सिटी के साथ यूज करेंगे तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि आपके पास एनाटॉमिकल डिटेल्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि पेट से हमें फंक्शनल इमेजेस तो मिल रही हैं जो कि आपके पास और किसी एप्लीकेशन से आपको बहुत इतनी अच्छी नहीं मिल सकती, लेकिन आपको वो रेजोल्यूशन के साथ मिलती है। तो अगर आप उसको सिटी के साथ कंबाइन कर देते हैं तो आपको हाई रेजोल्यूशनल
एनाटॉमिकल इमेजेस भी साथ में मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे इन दोनों को कंबाइन करने से आपको हाई रेजोल्यूशनल फंक्शनल और एनाटॉमिकल इमेजेस जो है वो मिलती हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या तो कहते हैं, तो ये कि आपको कंप्यूटर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट यूज करना पड़ेंगे। आपको फिर दोनों की इमेजेस को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर पेशेंट की पोजीशन आपने चेंज करवानी है, वो हिल गया है ड्यूरिंग सिटी, तो उसकी वजह से जो है वो आपकी इमेज की क्वालिटी के ऊपर भी इफेक्ट आ सकते हैं। फिर आपको थोड़ा टाइम इंटरवल भी रखना पड़ता है दोनों स्टडीज के बीच में। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि आपको जाना पड़ता है रूम के अंदर जाके जो है वो कंट्रास्ट भी इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास सेपरेट वर्क स्टेशन समझ लिए बच जाते हैं इन दोनों मोडेलिटीज के लिए। लेकिन इसका जो आपके पास इसके बेनिफिट्स हैं इन दोनों को कंबाइन करने के, वो आपके पास और किसी भी एप्लीकेशन से आपको नहीं मिलते। अच्छा जी, फिर इसके अलावा एक आखिरी चीज है जो कि आपकी बुक में दी हुई है, वो दी हुई है हाई एनर्जी स्पेक्ट्रम पेट विद सेंटिलेशन कैमरा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो हाई एनर्जी कॉलीमेटर्स यूज कर सकते हैं विद हाई क्वालिटी सोडियम आयोडीन थेरियम डिटेक्टर। ठीक है, तो ये जरा जो नॉर्मल का आपका रूटीन का जो स्पेक का होता है वो उससे जरा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आप इसमें हाई एनर्जी कॉलीमेटर और हाई एनर्जी जो है वो डिटेक्टर जो है उनको यूज कर रहे होते हैं। बस ये आपका कंप्लीट हो गया पेट का टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं।